अच्छा ये बताइए, नीतीश जी को सब लोग जानते थे ना? नरेंद्र मोदी जी को सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हम्म। तो भाई नीतीश जी के पार्टी से नहीं लड़ते, पटेल जी लड़े थे, भीषम कुशवाहा जी आपके लड़े कहने थे। का मतलब किसी को भी जदयू और भाजपा से लड़ा दिया जाए तो चुनाव जीत जाएंगे। अजय चौहान आपके साथ आ रहे हैं। दौर था सिवान के इतिहास का, वो है काला दौर था। वो दौर फिर ना आवे सिवान में। और मान लीजिए कि लीलावती जी बीजेपी में चली गई हों, हाँ। और तभी ना लिख रहे होंगे माननीय मंत्री जी कि भाई भाजपा नेत्री। सिवान पहले वाला सिवान तो अगर नहीं नया रहा। नया सिवान की अगर हम लोग बात करें तो नया सिवान कैसा है? देखिए, नया सिवान समृद्धि का सिवान है। अभी हाल ही में एक सर्वे अखबारों में, मीडिया में प्रकाशित हुआ है। बिहार के 38 जिले का जब सर्वेक्षण हुआ कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सिवान सबसे नंबर 1 पर आया है हम्म। कि बिहार में चीनी सबसे, मिल सर चालू होगा है ना? सिवान में जो है। पहले इस पर कर लें। अरे भाई क्या बनवाया है साहब साहब? इंजीनियरिंग कॉलेज कहा अरे जाता है कि उनके इंजीनियरिंग कॉलेज, बनवाया हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज राजेंद्र इनका स्टेडियम उनका बनवाया हुआ है। इस्लामिया कॉलेज उनका नाम बनवाया गया है। चीज कहा जाता है कि आपकी पत्नी सिवान की सांसद हैं, लेकिन बहुत कम बोलती हैं मैडम। तो लोग इस तरह का सवाल करते हैं कि मैडम को क्यों नहीं बोलने का मौका देते हैं आप। सिवान, कभी सिवान को शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि सिवान में झंडे लगते थे, लेकिन वो सिर्फ झंडे शहाबुद्दीन यानी राजद के होते थे। लेकिन राजनीति की नीडल बदल गई है, और अब जो है सियासत में अगर सिवान में सबसे दिग्गज अगर कोई नाम है तो अब नाम बदल गया है, और नाम है रमेश सिंह कुशवाहा। जदयू के दिग्गज नेता हैं और इनकी पत्नी सिवान में वर्तमान में सांसद है। देखिए, विधानसभा का चुनाव अभी जो गुजरा है उसमें राजद सिर्फ एक सीट पे अपना जीत दर्ज कर पाया, लेकिन एनडीए ने 7 सीटों पे अपना जीत दर्ज किया। ये पहली बार हुआ कि इतना बड़ा जीत जो है एनडीए को मिला, और एनडीए खेमे में काफी खुशियां और पटाखे भी फूटे। अब हमारे साथ रमेश सिंह कुशवाहा जी हैं। इनसे खास तौर पे सिवान की राजनीति पे बात करेंगे, बिहार की राजनीति पे बात करेंगे। सर, पहले आपका स्वागत है। चलिए, आपके भी चैनल को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जिस तरीके से सर कहा जा रहा है कि अभी के समय में सिवान के लिए आप चाणक्य साबित हुए हैं। जिन लोगों का नाम सूची बनाया गया कि वहाँ से किसको प्रत्याशी बनाया जाए, तो उसमें नाम आता था कि आप तय कर रहे हैं कि जदयू से कौन लोग चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें बड़ी सफलता तो आपको मिली, उसके साथ साथ एक सीट पे जो है आप लोग वहाँ सफलता नहीं पा पाए, जहाँ पे कई देश के मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आके वोट मांगे, लेकिन उसके बाद भी वहाँ सफलता नहीं मिला, और वहाँ से राजद के उम्मीदवार ओसामा साहब चुनाव जीते। तो वहाँ पे क्यों विफल हो गए? इतनी बड़ी जीत के पीछे आप क्या देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि देखिए, जहाँ तक बात एनडीए की जीत की है, तो उसमें हम किसी व्यक्ति को हम नहीं देखते। एनडीए का एक सामूहिक लीडरशिप है, और एनडीए में उचित समन्वय था। पहले पिछले किसी भी चुनाव की तुलना में इस बार जो है एनडीए के भीतर अच्छा समन्वय था। तो उस समन्वय के चलते इस बार जो है जो जीत हुई है, हम उसको देखते हैं, उसी रूप में देखते हैं। इसमें व्यक्ति, मेरी भूमिका या अन्य की भूमिका, ये हम इसको गौण मानते हैं। दूसरी बात है कि देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो व्यक्ति 20 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा हो, अमूमन उसके प्रति एक एंटी कॉन्वेंसी का माहौल बन जाता है। लेकिन देश में बिहार एक पहला राज्य है, और नीतीश जी एक पहला मुख्यमंत्री रहे कि 20 वर्षों तक लगातार शासन करने के बाद भी जनता के किसी भी तबके में इनके प्रति वैसा विक्षोभ नहीं दिखा। और उसी का परिणाम था कि समाज के हर वर्ग के लोगों ने, हर तबके के लोगों ने, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, दलित हों, महादलित हों, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक समाज के एक हिस्से ने भी एनडीए प्रत्याशियों को वोट दिया, जिसके चलते इस बार 202 सीटें हम लोग बिहार में जीते, और सिवान में भी 8 में से 7 सीटें जीते। और सिवान में जदयू के 3 लोग उम्मीदवार नहीं थे, 4 उम्मीदवार थे, 4 में 3 जीते। बीजेपी के 3 उम्मीदवार थे, तीनों जीते। और एलजेपी के 1 उम्मीदवार थे, वो भी जीते। 1 सीट हम लोग हार गए। इतना ताकत लगाने के बाद भी रघुनाथपुर आप लोग क्यों नहीं जीत पाए? क्या कारण है? कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके ही बीच के लोग जो हैं वो गद्दार निकले, जिसकी वजह से ये चुनाव आप लोग नहीं जीत पाए।
देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम रहा हो तो हम मीडिया के माध्यम से थोड़े बात रखेंगे। हम लोगों का अपना फोरम है, एनडीए का अपना मंच है, हमारी पार्टी का अपना मंच है, हम उस पे हम बात करेंगे। लेकिन कहीं किसी ने कोई गद्दारी नहीं किया। अच्छा। सवाल ये है कि भाई, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, या हमारे भी देश के अन्य राज्यों में भी ऐसा कोई पार्टी है कि वहाँ के सभी का सभी सीट ही जीत जाए? ऐसा नहीं होता है। हुँ, अगर हम सीट जीते हैं तो परसेंटेज के लिहाज से बहुत ज्यादा है ना। हुँ, तो एक सीट विपक्ष जीत ही गया तो कौन बड़ी बात है भाई। जीतना भी चाहिए, विपक्ष को भी रहना चाहिए। और हमें लगता, हम तो उनको बधाई देते हैं उनकी जीत पर। हुँ। उसमें क्या दिक्कत है, एक सीट जीते हैं तो। लेकिन हम लोग अपनी पार्टी के भीतर हम लोग उसका रिव्यू करेंगे, किए भी हैं। लेकिन सब कुछ मीडिया में नहीं बोला जाता है। हुँ। या हम लोग एनडीए के मंच पर भी रिव्यू किए, लेकिन हम इस सब बातों को मीडिया में नहीं रख अच्छा, सकते। रमेश जी, आप उस समय से राजनीति कर रहे हैं जब सिवान में शहाबुद्दीन साहब की तूती बोलती थी। कहा जाता था कि उनके बिना सिवान में जो है राजनीति करना मुश्किल था, और झंडा जो लगता था सिर्फ राजद का लगता था। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पहली बात तो यह है कि शहाबुद्दीन साहब 90 से आए राजनीति में, जी। और हम 80 के दशक से राजनीति में हैं। ठीक है। हाँ, संसदीय जीवन उनका 90 में शुरू हुआ, और हम 91 में पहला चुनाव लड़े थे एमपी का। उस समय हम लेफ्ट में हुआ करते थे, वो आरजेडी में हुआ करते थे। तो एक दौर था, और उस दौर की पुनरावृत्ति न हो सिवान में, यही इसी में सबकी भला है। पक्ष की भी भला है, विपक्ष की भी भला है कि वैसी स्थिति अब सिवान में न आवे। लेकिन हर दौर में हर दमन के खिलाफ प्रतिरोध की ताकतें वहीं खड़ा होती है। तो जब सिवान में दमन था, आतंक का दौर था, तो प्रतिरोध की ताकतें भी वहां मौजूद थी। एक तरफ लेफ्ट जो आरजेडी के साथ गठबंधन किया है, वो भी उस समय लड़ रहा था। और समता पार्टी, उस समय हम लोगों की पार्टी थी, नीतीश जी के नेतृत्व में। समता पार्टी के लोग भी प्रतिरोध में उतरते थे उस आतंक के खिलाफ, और समता पार्टी के भी बहुत सारे साथियों ने अपनी शहादत दिया। और उसी लड़ाई के दरमियान समता पार्टी निखर करके सामने आई। तो एक तो दौर था, एक काला दौर था सिवान के इतिहास का, वो है काला दौर था। वो दौर फिर ना आवे सिवान में। और इसको मैं समझता हूँ, कोई भी सब समाज का नागरिक वो नहीं चाहेगा कि वो पुराना दौर सिवान में आवे, या बिहार में कहीं भी आवे। अब वो सारी चीजों का पटाक्षेप हो चुका है। उसमें मैं समझता हूँ कि बात करने की भी अब कोई जरूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी वर्तमान में आपने इतनी बड़ी जीत हासिल किया, वो थोड़ा-सा रणनीति थोड़ा-सा बताइए कि आप लोगों ने कैसे तय किया? क्योंकि लोग इस पे चर्चा कर रहे थे चुनाव के समय में कि भाई ऐसे लोगों को आप चुनाव लड़ा रहे हैं, जिनको कोई जानता नहीं है, कैसे जीत पाएँगे? वैसे लोगों को आप टिकट दिलवा के और उनको चुनाव जितवा दिए। अच्छा, ये बताइए, नीतीश जी को सब लोग जानते थे ना? नरेंद्र मोदी जी को सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हुँ। तो भाई, नीतीश जी के पार्टी से नहीं, नरदेव पटेल जी लड़े थे, भीषम कुशवाहा जी आपके लड़े कहने थे। का मतलब किसी को भी जदयू और भाजपा से लड़ा दिया जाए तो चुनाव जीत जाएँगे। देखिए, मैं अभी भी दोहरा रहा हूँ, भाई नरदेव जी बगल में बैठे हुए हैं, भीष्म जी भी बैठे हुए हैं। ये लोग साधारण पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, हुँ, ये ग्रास रूटर रहे हैं, जमीनी स्तर पर इन लोगों ने काम किया है। और जो लोग कहते थे कि लोग इनको नहीं जानते थे, हुँ, कहने वाले लोगों को ही लोग नहीं जानते थे। इन लोग जाइए बड़रिया में, गांव गांव के लोग नरदेव पटेल को जानते थे। हुँ, गांव गांव में भी जीरादेई में भीष्म जी को लोग जानते थे। जो वोट देने वाले थे वो जानते थे, हुँ, जो नहीं देने वाले थे वो भीष्म जी को नहीं जानते थे। हुँ, बड़हरिया में भी जो वोट नहीं देने वाले थे वो नरदेव जी को नहीं जानते होंगे। हुँ, लेकिन जिनको वोट देना था वो लोग जानते थे। हुँ, इसलिए कोई ये राजनीति के ये लोग नए लोग नहीं हैं। हुँ, आप जिस दौर और काल की आतंक की बात करते थे, उस दौर में नीतीश भाई नरदेव सिंह पटेल जो है लड़े हैं, और इनके करीबी लोगों ने अपनी शहादत दी है। भीषम जी भी उस दौर में लड़े हैं, और उनके करीबी लोगों ने जेल की यातनाएं झेली है और शहादत दी हुँ, है। ऐसा थोड़ा है कि कोई नया चेहरा है। हाँ, ये लोग कोई बड़े मास लीडर के बात हो, हुँ, ये लोग नहीं दिखते थे लोगों के अंदर, लेकिन जमीन पर इन्हीं लोगों की पकड़ थी, जिसको हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने ससमय पहचान लिया कि ऐसे ही लोगों को टिकट देने से
पार्टी को फायदा होगा। अच्छा, सिवान में अब देखा जा रहा है कि राजद में टूट मचा हुआ है। कई लोग राजद को छोड़कर जदयू और भाजपा की तरफ आ रहे हैं। आपके साथ भी सिवान के चर्चित चेहरा जो है अजय चौहान, जो कभी हिना साहब के करीबी में शुमार थे और वो शहाबुद्दीन साहब से उनको जोड़ा जाता था। विधानसभा चुनाव में भी ओसामा साहब के साथ में दिखे, फिर से लोकसभा चुनाव में भी आपके विपक्ष में रहे हैं और हिना साहब के साथ घूमे। अब आपके साथ दिख रहे हैं, क्या लग रहा है अब आपके साथ आने वाले हैं? उनके बयान से तो लग रहा है इस तरह का। देखिए, हमारी पार्टी में व्यक्तिगत बातचीत के क्रम में मैंने आपको बताया कि हमारी पार्टी गांधी जी को केंद्र में रख करके राजनीति करती है। यहाँ लोहियावादी लोग भी हैं, लेफ्ट के लोग भी हैं और अम्बेडकराइस्ट भी लोग हैं। यहाँ पे हर धारा के लोगों का समागम है जनता दल यू में। अगर कोई व्यक्ति माननीय नीतीश जी के कामों में विश्वास रख करके, उनकी विचारधारा में विश्वास रख करके कोई भी व्यक्ति आना चाहता है तो उसके लिए दरवाजा खुला हुआ है। नहीं, रमेश जी आप बहुत घुमा के बताते हैं, चीजों को क्लियर नहीं हो पाता है। अजय चौहान आपके साथ आ रहे हैं? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि अजय क्योंकि चौहान उन्होंने तो साफ बोल दिया है कि हम थे वहां पे लेकिन वोट हम दिए आपके विधायक जी को, विषम कुशवाहा जी को हम वोट किए। तो अब आपके साथ आ सकते हैं वो? देखिए, आएंगे कि नहीं आएंगे उनका मामला है। अगर वो आते हैं तो हम उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, या और भी कोई लोग आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे। अभी लीलावती गिरी जो है वो भी शहाबुद्दीन साहब के करीबियों में से वो आती हैं। उनका भी सिवान के विधायक, सदर विधायक और वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं, उन्होंने पोस्ट एक किया कि भाजपा नेत्री लीलावती गिरी के घर पे। तो इस पोस्ट से काफी सिवान की राजनीति में तहलका मच गया कि भाई लीलावती गिरी राजद की नेता थी, अब भाजपा नेत्री लिखा गया। तो इसका जवाब तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय वो लीलावती गिरी जी देंगे, उसमें अब हम कहाँ हैं। आप लोग सिवान में खेला कर रहे हैं, कुछ नहीं खेला, नहीं, बड़ा खेला कुछ हो रहा है। खेला की कोई बात नहीं। अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं भाई। अगर मान लीजिए कि लीलावती जी बीजेपी में चली गई हों हाँ। और तभी ना लिख रहे होंगे माननीय मंत्री जी कि भाई भाजपा नेत्री, तो ठीक ही है, उसमें दिक्कत क्या है। लोग तो इस दल से उस दल में आते ही जाते रहते हैं, इसमें दिक्कत क्या नहीं, है। लोग अब ये कह रहे हैं कि एक दौर था जब वहां सिर्फ राजद का झंडा लगता था, अब दौर बदल रहा है क्या कुछ? भाई, आपको ऐसा नहीं लगता है कि दौर आज ही नहीं, दौर 20 वर्ष पहले ही बदल गया। 2005 से ही दौर बदला हुआ है। कोई नई बात क्या है। अब उस तरह की लोगों की कुछ चर्चा भी है क्या सिवान में? अब कोई जबरदस्ती चर्चा करे तो करे, ठीक है। देखिए, अब सिवान पहले वाला सिवान तो अगर नहीं रहा। नया नया सिवान की अगर हम लोग बात करें तो नया सिवान कैसा है? देखिए, नया सिवान समृद्धि का सिवान है। अभी हाल ही में एक सर्वे अखबारों में, मीडिया में प्रकाशित हुआ है। बिहार के 38 जिले का जब सर्वेक्षण हुआ कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सिवान सबसे नंबर 1 पर आया है कि बिहार में चीनी सबसे, मिल सर चालू होगा है ना। सिवान में जो है। पहले इस पर कर लेंगे। सिवान का सबसे, बिहार का सबसे समृद्ध कोई आर्थिक रूप से जिला है तो सिवान है। देखिए, बिहार सिवान में चीनी मिल चालू होगा कि नहीं चालू होगा, लेकिन कैबिनेट ने लगभग 25-26 शुगर फैक्ट्रियों को चालू करने का कैबिनेट आप से कोशिश करेंगे निर्णय। सिवान में जो चीनी मैं मिल है वो बिल्कुल चालू हो? कोशिश करूंगा। और मैं कह रहा हूं, देखिए 2 दशक पहले सिवान में क्या था, आप ही बताइए। आज की तारीख में वहां पर मैरवा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, पढ़ाई भी हो रही है। कितने एएनएम के कॉलेज खुले हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले हैं। हर घर तक बिजली चली गई, हर घर तक सड़क गई। तो उस आप, सबकी चीजों में तो शहाबुद्दीन साहब को क्रेडिट जाता है। अरे भाई, क्या बनवाया साहबुद्दीन साहब? इंजीनियरिंग कॉलेज कहा अरे जाता है कि उनके इंजीनियरिंग कॉलेज, बनवाया हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज राजेंद्र उनका। स्टेडियम उनका बनवाया हुआ है, इस्लामिया कॉलेज उनका नाम बनवाया गया है। ये तो अच्छा, ये बताइए, आप लोग काहे ये सब तथ्यों को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज उनका निजी है, ट्रस्ट का है, तो उसको भी कहिएगा विकास के पैमाने में शामिल कर दीजिएगा। आप बहुत पैसा वाले हैं, कोई निजी मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए, उससे आम लोगों को क्या मिलेगा? भाई, आप 1 करोड़ लीजिएगा तब बच्चों को पढ़ाइएगा। नीतीश कुमार तो सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए कि 5,000 रुपया में लड़का पढ़ लेगा साल भर में। तो वो ये ना विकास का पैमाना है। अब आपके पास निजी कितनी संपत्ति हो गई, अडानी अंबानी के पास इतनी संपत्ति हो गई, तो उसको देश से क्या लेना देना है भाई, ये देश की समृद्धि से। ऐसे सर एक चीज कहा जाता है कि आपकी पत्नी सिवान की सांसद हैं लेकिन बहुत कम बोलती हैं मैडम। तो लोग
इस तरह का सवाल करते हैं कि मैडम को क्यों नहीं बोलने का मौका देते हैं, आप ही हमेशा बोलते रहते हैं, सिवान की सांसद वो हैं, आप पति हैं, तो हर बात पे, हर मुद्दे पे आप बोलते हैं, उनका बयान क्यों नहीं अरे आता भैया, है? जब आप लोग हमसे पूछिएगा तो हम ही ना बोलेंगे, उनसे पूछिएगा तो बोलेंगे। आप लोग तो पूछते रहते हैं हम ही से, तो इसका जवाब तो वो देंगे, हम कैसे देंगे? लेकिन एक चीज जान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों का सवाल था ये। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम आप सुने हैं? जब देश आजाद हुआ था तो कामराज, अच्छा, हाँ, हाँ, वो 7वां पास थे। हम्म, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में देश में अगर सबसे ज्यादा काम हुआ तो तमिलनाडु में हुआ। हम्म, तो सवाल कौन व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, ये हमारे देश के संविधान में इस बात का ये नहीं है कि कोई बहुत पीजी करेगा, जो डॉक्टरेट की डिग्री लेगा वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। हम्म, यहाँ जिसको मतदान करने का अधिकार है, जो मतदाता है, 18 वर्ष की जिसकी उम्र हो गई है और जो नियमतः 25 वर्ष की उम्र हो गया, वो चुनाव लड़ लड़ सकता है। सकते हैं, हाँ। अब जनता को तय करना है तो भाई किनको चुनती है नहीं चुनती है, वो अलग का मामला है। अच्छा। लेकिन सिर्फ बहुत बड़ा आपका एजुकेशन ही रहे, आप कुछ नहीं कर पाए। हम्म, ये चुनाव जब से जीती हैं, आप देखें हजारों करोड़ के पैकेज सिवान में आए हैं। हम्म, आपका वो जो पुल वाला जो मामला था, ओवर ब्रिज, सिसवन ओवर ब्रिज का मामला, काम लग गया है कि नहीं लग गया? तो भाई करवा दें। मन बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं बोलती हैं पार्लियामेंट में, लेकिन मोदी जी से तो लेकर चली आई अपना शेयर। हम्म, 2 पावर ग्रिड सिवान में बनने जा रहा है, हम्म, तो वो 517 करोड़ का एक एक पावर ग्रिड है हम्म, जो मैरवा में भी बनने जा रहा है। हम्म, ये तो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। हम्म, ये अभी जो बाईपास जो सड़क बन रहा है पचरुखी से लेकर के और गोपलापुर तक, हम्म, 200 करोड़ की लागत से, हम्म, तो यह अभी जो है सीवरेज प्लांट सिवान में बैठने जा रहा है, हम्म, वो भी है 326 करोड़ 39 लाख की लागत से। हम्म, वाटर सप्लाई का काम भी 101 करोड़ की लागत से, सब टेंडर हो गया, हम्म, इन्हीं के कार्यकाल में तो हुआ। हम्म। तो सवाल है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, कोई काम न करे। उससे अच्छा है कि भाई कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा न भी हो, जनता को काम से मतलब रखना। और दूसरी बात है कि ये जरूरत के हिसाब से बोलती भी हैं, जरूरत के हिसाब से काम भी करती हैं। इनका नाम है विजय लक्ष्मी देवी। तो विजय भी हो गया, लक्ष्मी मोदी जी से नीतीश जी से मांग कर लेकर जाती हैं, विकास भी करती रहती है। हाँ। हमारे साथ रमेश सिंह कुशवाहा जी हैं, जदयू के नेता हैं, इनकी पत्नी सिवान की सांसद हैं। इस पूरे मामले पे आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।